नमस्कार, TV6 न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। इजराइल ने एक हवाई हमले में गाजा में अल अहली अरब अस्पताल को निशाना बनाया। हमले में कम से कम 500 लोगों के मारे जाने की खबर है। दुनिया के तमाम देशों ने इस हमले की निंदा की है। वहीं इजराइल ने कहा कि हमला हमास का ही एक फेल रॉकेट लॉन्च का नतीजा था, लेकिन इस बात को कोई नहीं मान रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस हमले की निंदा की है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन समेत WHO और IDF की तरफ से भी इस हमले की कड़ी निंदा की गई। वहीं तुर्की ने इसे मानवता के खिलाफ बताया। आज चर्चा इसी मुद्दे पर, लेकिन उससे पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आइए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ डॉक्टर औसाफ अली जी जुड़े हुए हैं, साथ ही अबरार अहमद जी हमारे साथ बने हुए हैं। मिडिल ईस्ट मामलों के जानकार हैं ये दोनों। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है TV6 न्यूज नेटवर्क पर। और मेरा पहला सवाल औसाफ अली जी से। औसाफ जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि गाजा पट्टी में जो अस्पताल था वहां पर हमला हुआ और ऐसे में यहाँ पर 500 से ज्यादा लोगों की जानें गई हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन भी वहां चल रहा है और जो मासूम वहां से निकल रहे हैं वो उस दर्द को बयां भी कर रहे हैं कि क्या परिवार वालों के ऊपर बीत रही होगी। ऐसे में इजराइल ये कह रहा है कि उसने हमला नहीं किया। आप क्या मानते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया मैम ये मौका देने के लिए। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा मैम कि इस हमले की निंदा करने के लिए हमारे पास डिक्शनरी में अल्फाज नहीं। इसराइल एक ऐसा देश है जो इलेजिटिमेट सन ऑफ द वेस्ट तो है ही, लेकिन साथ में इनकी आइडियोलॉजी में फाशिज्म है, इनकी आइडियोलॉजी में रेसिज्म है और इनकी आइडियोलॉजी में और जैसा हिटलर ने इनके साथ 1940s में किया, ये हिस्ट्री इज रिपीटिंग। ये सेम पैलेस्टीनियन इनोसेंट पैलेस्टीन के साथ वही चीज कर रहे हैं। दे आर कमिटिंग द हॉलोकॉस्ट ऑफ द इनोसेंट पैलेस्टीनियंस। गजा के लोगों के साथ ये लोग जेनोसाइड कर रहे हैं और अस्पताल पे हमला करना शायद दुनिया का बड़े से बड़ा क्रिमिनल भी ऐसा नहीं सोच सकता जिसके दिल में जरा भी इंसानियत होगी। अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में एक उसूल इंसानियत का बयान किया है कि अगर किसी ने एक इंसान की जान बचाई, और बनी इसराइल के ऊपर सबसे पहले ये लिखा गया था कि अगर एक किसी इंसान की किसी ने जान बचाई, पूरी मानवता को उसने बचाया, और किसी एक इंसान निर्दोष इंसान को अगर मारा तो पूरी मानवता को उसने कत्ल कर दिया। तो ये सिर्फ गजा के लोगों की एथनिक क्लिंजिंग नहीं है, बल्कि ये मानवता के खिलाफ जो है एक बहुत बड़ा जुर्म है। और मैं ये कह सकता हूँ कि इसराइल एक इस वक्त नाजी जर्मनी से भी ज्यादा फाशिस्ट बन चुका है और वो इट इज डूइंग द एथनिक क्लिंजिंग ऑफ द इनोसेंट पैलेस्टीनियंस। एक तो उनके कंट्री पे 48 पे वेस्ट ने कब्जा करके अपने कॉलोनाइजेशन जब वहां से खत्म किया तो वहां पर एक कॉलोनी पैलेस्टीन को एक कॉलोनी बना दिया इसराइल का, और अब वो अपनी कॉलोनी के साथ उन्हीं के घर में, उन्हीं की लैंड में उनको दो छोटे छोटे पॉकेट्स में कर दिया, गजा और वेस्ट बैंक। और उसके बाद वो चाहता है इसराइल कि वहां से भी उनको बिल्कुल वाइप आउट कर दे, एथनिक क्लिंजिंग कर दे, अरब्स का मुस्लिम्स का वहां पे नामो निशान खत्म हो जाए। और ये जो हॉस्पिटल है मैम, ये एक हॉस्पिटल नहीं बल्कि अब तक 10 दिन में 14 हॉस्पिटल्स पे वो हमले कर चुका है। तो बिल्कुल रिसेंट है, लेटेस्ट है, सारी दुनिया के सामने है, और ये मेरे पॉइंट को प्रूव करता है कि दे आर डूइंग द एथनिक क्लिंजिंग। एक जानवर के ऊपर भी अगर हमला किया जाए, जानवर का हॉस्पिटल है कि जानवर भी अगर पीड़ा में होगा तो एक इंसान जिसके दिल में दर्द होगा वो उसके लिए तड़प जाए। गालिब ने कहा है, दर्दे दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताकत के लिए कुछ कम न थे करोगी। अगर हमारे दिल में दर्द नहीं है, फेलो ह्यूमन बींग्स का कोई एहसास नहीं है, तो हम इंसान कहलाने के लायक नहीं। जी बिल्कुल। अबरार जी, आप भी क्या यही मानते हैं कि जिस तरह से ये हमला हुआ वहां कहीं ना कहीं मानवता खत्म हो चुकी है, मर चुकी है, कि बीमारों को और जो इलाज करवा रहे हैं घायल उनको भी नहीं बख्शा गया? देखिए, ये जैसे कि ये बात आ चुकी है कि जंग इंतहाई नापसंदीदा चीज है। इन जंग के हालात में भी, UN कन्वेंशंस में भी, इसके अलावा दुनिया के मुख्तलिफ मज़ाहिब में भी ऐसे उसूल बनाए गए हैं कि जंग के हालात में किन चीज़ों को अंजाम देना है, किन चीज़ों से बचना है। उसमें औरतें हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, दरख्त हैं, जानवर हैं, उन सब का ख्याल रखना है। और ये जो सूरत हाल है, इसमें इस हॉस्पिटल से इजराइल ये कह रहा है कि साहब ये काम हमने नहीं किया है, लेकिन कई घंटे पहले वहाँ के जो
ग्रास रूट की सिचुएशन है वहाँ उनको वार्निंग आ रही थी कि आप लोग बाहर छोड़ दीजिए, हॉस्पिटल खाली कर दीजिए। आपको मालूम होना चाहिए कि ये हॉस्पिटल बड़ा हॉस्पिटल है, बहुत पुराना हिस्टोरिक हॉस्पिटल है और ये एक चर्च के अंडर में आता है, क्रिश्चियन हॉस्पिटल है। वहाँ बड़ी तादाद में जो आस-पास के लोग थे उन्होंने पनाह ले ली थी और वहाँ बहुत से माज़ूर बच्चों और औरतों का इलाज चल रहा था। तो ये हॉस्पिटल बड़ा था। लेकिन जैसे कि अभी ये बात आई है कि इससे पहले कई हॉस्पिटल्स को भी वो निशाना बना चुके हैं और उसको तबाह बर्बाद कर दिया है। लेकिन चूँकि नुकसान इतना ज़्यादा है कि एक ही निशाने पे 500 से ज़्यादा लोगों को, एक खबर ये भी आ रही है कि 1000 के ऊपर ये तादाद पहुँच चुकी है अब। और वो तो इसलिए अपने आप को, अपने दामन को इसराइल झाड़ रहा है कि साहब मेरा इसमें हक नहीं है, वरना जो लोग वहाँ के लोग हैं वो इस बात पर मतलब ये है कि हंस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं कि ये इसराइल क्या बात कर रहा है। लेकिन दुनिया की मीडिया को, दुनिया के लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए और जो लोग इसराइल के साथ हमदर्दी रखते हैं वो शायद इस बात को बिलीव कर लें, बट देयर इज़ नो टेकर्स फॉर दिस जो झूठ है, जो बात कही जा रही है उसको कोई लेने वाला नहीं है, सिवाय इसके कि वही जो इसराइल का मुँह बंद करके सपोर्टर है। तो ये जो सूरत हाल है, ये 11 दिन से इसराइल कुछ भी नहीं देख रहा है, बस गज़ा पे बमबारी कर रहा है, चाहे वो मस्जिद हो, स्कूल हो, हॉस्पिटल हो या किसी तरह का भी और जो ह्यूमैनिटेरियन सर्विसेज के लिए इदारे हों, सब इसराइल का निशाना है। और ये आज की बात नहीं है, 11 दिन से ऐसा चल रहा है। ठीक है, इससे पहले जो कार्रवाई की गई थी वो भी उसको भी मतलब ये है कि ये नहीं कहा जा सकता कि किसी तरह से भी सही थी, लेकिन उसके बाद इजराइल जो काम कर रहा है दुनिया को तस्लीम करना चाहिए, उसको कंडेम करना चाहिए कि किसी तरह से भी ये हर तरह से इंसानियत के खिलाफ ये चीज़ है जो हो रही है। जी बिल्कुल। और साफ जी, और हम ये देख रहे हैं कि अब कहीं ना कहीं जो दुनिया है वो बढ़ती हुई दिख रही है। जो मुस्लिम देश हैं, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, उनके बीच में कहीं ना कहीं एक लाइन अब खिंच गई है, एक बॉर्डर अब एक आ गया है। क्या मानते हैं आप, क्या ये जो डिवीजन हो रही है मिडिल ईस्ट के लोगों के बीच में, ये कितनी सही है और कितना नुकसान इससे हो सकता है? मैम ये कोई बहुत ज्यादा डिवीजन नहीं है, क्योंकि कॉलोनाइजेशन के बाद जितनी मुस्लिम कंट्रीज है उसमें वेस्ट ने अपने ही पपेट्स को बिठाया है। तो बेसिकली मुस्लिम रूलर्स दे आर नथिंग बट द पपेट्स ऑफ द वेस्ट। आप ये देखें कि जो सबसे नियरेस्ट कंट्री है जिससे गजा का बॉर्डर मिलता है वो इजिप्ट है, और इजिप्ट की जो रजीम है वो एक तरह से इसराइली अस्सीसी, वो इन्हीं का एजेंट है। इससे पहले जब वहाँ इख्वानुल मुस्लिमीन, मुस्लिम ब्रदरहुड की हुकूमत थी, उनकी गवर्नमेंट थी, तो उसको हम कह सकते हैं कि वो ट्रू रिप्रेजेंटेशन था, एक डेमोक्रेटिक जो ट्रांसफॉर्मेशन होने जा रहा था। मगर वेस्ट ये कभी चाहता ही नहीं है और इसराइल कभी चाहता ही नहीं है। तो इसराइल की रातों की नींदें हराम हो गई थी, क्योंकि वहाँ रफा बॉर्डर है और इसके अलावा जो है टनल्स भी। तो इन्होंने जो है वहां पर विद्रोह करवाया और वहां पर अस्सीसी जो इन्हीं का एक एजेंट है उसे, अब आप देख सकते हैं कि रफा बॉर्डर भी पूरी तरह वहाँ टैंक्स हैं और इजिप्ट की जो आर्मी है वो अलाउ नहीं कर रही है कि जो पेशेंट्स हैं, रिफ्यूजीज हैं, जो आना चाहते हैं, जो अपनी जान बचाना चाहते हैं, या कोई ह्यूमैनिटेरियन एड बड़ी मुश्किल से वो अलाउ कर रही है इधर से जाना, और उधर आने वालों को तो किसी हाल में अलाउ नहीं कर। तो मैम ये मुझे डिवीजन कोई बहुत ज्यादा लगता नहीं है। और जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, स्पेशली उनकी जो मोनार्क्स और उनकी जो डिक्टेटर्स और उनकी जो गवर्नमेंट्स हैं, वो पूरी तरह से पपेट्स ऑफ द वेस्ट हैं, वो वही करते हैं। आप अभी देख लें मैम, बहरीन ने, यूएई ने इसराइल को बिल्कुल रिसेंटली अभी इसी साल कुछ महीने पहले रिकॉग्नाइज किया। तो इससे ये पता चलता है दे आर नथिंग बट द एजेंट्स ऑफ द ज़ालिम्स। अबरार अहमद जी, अभी फिलहाल क्या कुछ रास्ता आपको दिखाई दे रहा है, इस जंग को कैसे खत्म किया जाएगा? क्योंकि अभी जो कहीं ना कहीं एक अमेरिका का भी इसमें दखल हो चुका है, जो बाइडेन मिले हैं अभी यहाँ पर इजराइल के राष्ट्रपति से। तो ऐसे में क्या कुछ आपको लगता है कि हल हो पाएगा या फिर ये मामला और बढ़ जाएगा? देखिए, अब तक का अगर सिचुएशन सिंपल होती तो शायद इजराइल अपनी ग्राउंड फोर्सेस को गजा में दाखिल कर दिया होता, लेकिन इजराइल को लग रहा है कि गजा से भी जो उनको रेसिस्टेंस होगा वो होगा। उसके अलावा नॉर्थ इजराइल में जो साउथ लेबनान है, वहाँ से भी पैलेस्टीनियंस और दूसरे लेबनीज जो हैं, जो इजराइल के को रेसिस्ट कर रहे हैं,
वो वहां से अटैक कर सकते हैं और उसकी शुरुआत भी हो गई है। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि सीरिया से भी इसराइल पे अटैक हो जब वो गजा में दाखिल हो। तो इस सूरत हाल को अमेरिका ने और अमेरिका के साथ जो ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन वगैरह हैं, उन्होंने इस बात को महसूस कर लिया है और अब वो दबाव बना रहे हैं कि कोई बीच के रास्ता निकले। तो ये शॉर्ट टर्म तो पीस का रास्ता तो ये है कि सीज फायर हो और नेगोशिएशन के जरिए से बातचीत तय हो। दूसरा जो लॉन्ग टर्म पीस का मामला है कि इजराइल ने जो आधा सन 1947-48 में जो डिवीजन हुआ था, उससे उसको खत्म करके बहुत थोड़े पैचेस जो हैं फलस्तीन को दे रखे हैं, बाकी पूरी कंट्री को उसने ऑक्युपाई कर लिया है। तो इजराइल जो है एक ऑक्युपेशन और एक्सपेंशन का एलिमेंट है और वो वेस्ट उसको सपोर्ट कर रहा है। अगर ऐसा होगा दुनिया में, चाहे करने वाले कोई भी हो, क्योंकि इस वक्त अमेरिका के और वेस्ट के हाथ में है, तो इसलिए वो चीजें कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन अगर इंसाफ नहीं होगा तो दुनिया में अमन कायम नहीं हो सकता। वक्ती तौर पर सीज फायर हो जाए, लेकिन ड्यूरेबल और लास्टिंग पीस जो है इम्पॉसिबल है, मिडिल ईस्ट में भी नहीं और वर्ल्ड में भी नहीं। जी बिल्कुल। और साफ जी, और जो इस वक्त हालात बने हुए हैं, जो माहौल बना हुआ है, लोगों को कहीं ना कहीं राहत की जरूरत है। लोग फिलिस्तीन से, इजराइल से बाहर निकलना चाह रहे हैं, उनके लिए क्या रास्ता बचता है अब? मैम, देखा जाए तो उनके लिए कोई रास्ता नहीं बचता, क्योंकि उसमें एक तरफ इसराइल की फेंसिंग है, एक तरफ रफा बॉर्डर है और तीन तरफ उसके जो है समंदर है, सी है। और वो जो सी की तरफ से भी अब इसराइल ने अटैक करना शुरू कर दिया। तो मैं ये कहना चाहूंगा मैम, यहाँ पर वेस्ट के, अमेरिका के बहुत ज्यादा डबल स्टैंडर्ड्स हैं। बजाय इसके कि वो सीज फायर करते, वो इसराइल को भी प्रेशर डालते कि आप देखें कि डबल स्टैंडर्ड्स में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि रिसेंटली अभी 1-1.5 साल से जो वॉर चल रही है रशिया और यूक्रेन के बीच में, तो आप देखें कि उसमें वेस्ट और यूएस पूरी तरह से यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि वो नाटो का एकदम इमीडिएट नेबर। लेकिन मैम, यहाँ पर इनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। तो ये बजाय इसके कि इसको इसराइल को मतलब मिलिटराइज करते, बल्कि ये उल्टा मिलिट्री सपोर्ट दे रहे हैं। और ये शिप्स और जहाज के जहाज जो है वो आर्म्स एंड एम्यूनिशंस के भेज रहे हैं। इसके अलावा जो है जो बाइडेन खुद भी वहां पहुंच गए और ये कह रहे हैं कि हम एडिशनल जो मिलिट्री सपोर्ट है वो भी देंगे। तो ऐसे, और ऊपर से वो कंडेम भी कर रहे हैं कि नहीं, ऐसा एक्सपेंशन नहीं होना चाहिए, ये जुल्म है। तो ये डबल स्टैंडर्ड्स है मैम, ये डबल स्टैंडर्ड से दुनिया में कभी भी अमन कायम नहीं हो सकता। यू हैव टू बी वेरी जुडिशियस, और आपको बहुत ही अमन कायम करने के लिए मैम इंसाफ का कायम करना दुनिया में बहुत जरूरी है। डबल स्टैंडर्ड्स नहीं चल रहा। आप क्या मानते हैं, क्या जो बाइडेन का मिलना नेतन्याहू से ये भी कहीं ना कहीं एक कूटनीतिक सोच है? आगे कुछ और दिख रहा है और पीछे कुछ और चल रहा है। आप भी मानते दो चेहरे हैं इस वक्त? जी सही, आपने सही कहा है कि इस वक्त बाइडेन तो हम सपोर्ट करने के लिए आए हैं, उनका दुनिया को दिखाने के लिए हम इजराइल के साथ खड़े हैं। लेकिन जो वर्ल्ड सिचुएशन है और जो बाइडेन का जिस बुनियाद पर वो जीत के आए हैं, तो पर अमेरिका में जो डाइवर्स जो कम्युनिटीज हैं उन्होंने उनको सपोर्ट किया है। यही वजह से वो अमेरिका में जो इससे पहले प्रेसिडेंट थे उनसे जीत के आए हैं। उनको मालूम है कि अगली बार हम जीत नहीं सकते हैं, तो अब वो तरह तरह के साथ में खड़े होके नेतन्याहू के ऊपर दबाव में डाल रहे हैं, इजरायली प्राइम मिनिस्टर के ऊपर, कि अख्तियार करना चाहिए, जिससे इस एरिया में जंग बढ़े नहीं, फैले नहीं। ईरान ने धमकी दे रखी है कि अगर सूरत हाल कानून से बाहर तो इंटरवीन है। ईरान ने इंटरवीन किया तो हो सकता है टर्की भी इंटरवीन करे और भी कंट्रीज जो है इसमें इंटरवीन करें। तो अमेरिका किसी तरह से नहीं चाहता कि ऐसी सूरत हाल पैदा हो जिससे सूरत हाल से बाहर निकल जाए और में अमेरिका के लिए चैलेंजिंग करे, क्योंकि रशिया और चाइना इंतजार कर रहे हैं कि कोई ऐसी सूरत हाल दुनिया में पैदा हो जिसमें अमेरिका को से फायदा होगा।
जी बिल्कुल। और साफ जी, और ऐसे में अब कहीं ना कहीं जो मासूम फिलिस्तीन में रह रहे हैं, जो इजराइल में रह रहे हैं, जो बिल्कुल निर्दोष हैं, उनके लिए अब मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि शायद उनके लिए शरण के लिए भी कुछ नहीं बचा है। वो कहीं कैंप में भी नहीं जा सकते, और कैंप में भी जाएंगे तो शायद जिस तरह से मानवता पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, कैंप में भी वो लोग सुरक्षित नहीं है। अब क्या रास्ता उनके पास बचता है, क्या उन्हें अब करना चाहिए? क्योंकि हम ये देख रहे हैं फिलिस्तीन और इजराइल दोनों के ही नागरिक इस वक्त बहुत ही ज्यादा परेशानी में है, और अपनों को खोने का गम क्या होता है वो इन दोनों देशों से बेहतर फिलहाल इस वक्त कोई नहीं समझ पा रहा। जी यूटी जी, आपने बहुत ही मानवता से भरी हुई बात कही और सोची है कि इस वक्त तो जो वहां पर एक क्राइसिस है, एक बहुत इमरजेंसी की सिचुएशन है, जहां पर जो लाखों लोग हैं वो एक अंदाजा ये है कि मोर देन 50% वो होमलेस हो चुके हैं, और तकरीबन 30,000 जो घर हैं वो पूरी तरह से तहस नहस हो गए। हॉस्पिटल्स भी सेफ नहीं है, स्कूल्स भी सेफ नहीं है, लाइट नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, खाना नहीं है, मेडिसिन नहीं है। तो सबसे पहली जो जरूरत है वो ये है कि जो नेबरिंग कंट्रीज हैं वहां के, उनको वो ये दबाव बनाए, वो अपने बॉर्डर्स खोलें, और जो सी रूट है वहां से ह्यूमैनिटेरियन एड जो है वो पहुंचनी इस वक्त बहुत जरूरी है। और उसी के साथ साथ इसराइल पे पूरी तरह प्रेशर बनाया जाए, और बाकायदा ये कहा जाए कि यूनाइटेड नेशंस इंटरवीन करके और कहे कि हम मिलिट्री अटैक के जरिए रुकवाएंगे, और सीज फायर वहां बहुत जरूरी है, चाहे उसके लिए किसी भी हद तक जाना पड़े। अगर जो वर्ल्ड पावर्स हैं वो अपने दावे में सच्ची हैं, तो उनको सबसे पहले तो सीज फायर हो, ऊपर से बम बरसना बंद हो, और उसके बाद फिर ह्यूमैनिटेरियन एड जो है वहां पर पहुंचे। ये एक बहुत ही सॉल्यूशन है। इसराइली की उनकी कोई तकलीफ पहुंचती है तो वो इक्वली कंडेमनेबल है, और उनके लेकिन उनके लिए मैम ये है कि उनके लिए माइग्रेशन के रास्ते भी खुले हैं, उनके लिए ह्यूमैनिटेरियन एड भी है, हॉस्पिटल्स भी हैं। लेकिन इसका क्राइसिस सीवियर है फिलिस्तीन का, कि वो ऐसी जेल में है कि जहां आग बरस रही है, जहां सिर्फ तबाही है, और वो कहीं से जा भी नहीं सकते। इसराइली सिविलियंस कम से कम जा सकते हैं, हॉस्पिटल जा सकते हैं, दूसरे देशों में जा सकते हैं, लेकिन पैलेस्टीन में ये किसी को भी नहीं। बिल्कुल। अब्रार जी, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि फिलहाल अभी रास्ता कुछ नहीं है ना इजराइल के लोगों के लिए, ना ही फिलिस्तीन के लोगों के लिए, लेकिन एक बड़ी बात ये भी सामने आ रही है, गाजा पट्टी में जो लोग रह रहे थे वहां पर खाना पानी बंद कर दिया गया है इजराइल की तरफ से, जो जरूरत का सामान है, और अब नौबत ये आ गई है कि लोग भूखों मर रहे हैं, प्यासे मर रहे हैं। अब क्या कुछ रास्ता ऐसे लोगों के सामने बचेगा? क्योंकि कहीं ना कहीं मानवता तो खत्म हो चुकी है, और जिस तरह से साफ जी ने बताया कि ह्यूमैनिटेरियन मदद मिलनी चाहिए, लेकिन वो भी मिलती हुई नहीं दिख रही है, क्योंकि अभी जो देश हैं वो भी बढ़ते हुए दिख रहे हैं, वो भी एक इजराइल के पक्ष में है तो दूसरा फिलिस्तीन के। जी, आपने सही कहा। देखिए, इजिप्ट के बॉर्डर पे रफा एक जगह है, वहाँ से कॉरिडोर है जहाँ से चीजें अंदर दाखिल हो सकती हैं, और बड़ी मिकदार में इमदाद का सामान कतर की तरफ से, टर्की की तरफ से और बहुत सारे दूसरे मुल्कों की तरफ से वहाँ इंतजार किया जा रहा है कि अगर वो कॉरिडोर खुले तो अंदर जा सके। लेकिन अमेरिका के, इजराइल के दबाव में इजिप्ट वो कॉरिडोर खोल नहीं रहा है। उसकी वजह एक और भी है कि जब अमेरिका और इजराइल का इस वक्त सबसे बड़ा इशू ये है कि जिन लोगों को हॉस्टेज बनाया गया है उसमें अमेरिकन भी बड़ी तादाद में हैं, उनको कैसे बाहर निकाला जाए। एक बार वो काम हो जाए तो फिर उसके बाद हमास को एलिमिनेट करने के लिए अमेरिका और इजराइल को आसानी हो जाएगी। और ये एक तरह से जो बार्गेन चिप है जो हमास के पास, पैलेस्टीनियंस के पास, वो एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है। तो जरूरत इस बात की है, जैसे कि आपने उसको हाईलाइट किया है, कि वहाँ के जो अवाम हैं, जो आम इंसान हैं, उनको खाना पानी और उनकी जो जरूरत की जो दूसरी चीजें हैं उस तक उनको कैसे एक्सेस मिले, इसके लिए सबको सोचना भी चाहिए। उसके लिए जो स्टेक होल्डर्स हैं उन पर दबाव भी बनाना चाहिए ताकि आम इंसानों तक राहत का सामान पहुंच सके। जी देखिए, जिस तरह से यहाँ पर अभी फिलहाल कोई मदद मिलती हुई नहीं दिख रही है, लेकिन ये बात भी सही है कि बहुत सारे ऐसे अमेरिकन से जो हॉस्टेजेस हैं, जो बंधक बनाए गए हैं हमास के द्वारा। और वही हमने ये भी देखा, जो बाइडेन ने ये कहा था हमास को कि ये जो घटना हुई है वो निंदनीय है, जो गाजा के अस्पताल पर हमला हुआ वो निंदनीय है, लेकिन कहीं ना कहीं हमास को उन्होंने ये भी कहा कि जो बंधक आपने बनाए हैं इजराइल के, उन्हें छोड़ दे, नहीं तो और ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो क्या मानेंगे, धमकी थी, समझाइश थी, या फिर क्या कुछ अमेरिका कहना चाह रहा था?
बिल्कुल वो सही है आपकी बात कि उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि किसी सूरत से ये सारी जो 8-10 दिन से बमबारी हो रही है वो इस बात के लिए है कि आप अगर उनको उनको हमारे हवाले कर देते हैं हॉस्टेजेस को, फिर हम निगोशिएट कर सकते हैं, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है। जो इजराइल ने जिस बात के लिए ठाना हुआ है वो ये कि किसी तरह से हॉस्टेजेस हमारे पास वापस आ जाएं, तो इनको एलिमिनेट करने के लिए जो भी हमारे पास जो उनका प्लान है उस पर उसको नाफिज किया जा सके। ये है वो सूरत हाल जिसमें एक डेडलॉक बना हुआ है। उसी के लिए देर हो रही है, वरना अब तक तो इजराइल ने ग्राउंड फोर्सेस को गाजा में दाखिल कर दिया होता। जी जी जी, मैं ये कह रही हूँ औसाफ जी, क्योंकि जिस तरह से हमले हो रहे हैं इजराइल की तरफ से और हमास भी जवाबी कार्रवाई कर रहा है, जिस तरह से अस्पताल को निशाना बनाया गया, तो ऐसे में ये माना जाए कि हमले और बढ़ेंगे और जवाबी कार्रवाई होगी और इस जंग का कोई अंत फिलहाल नहीं दिख रहा है, क्योंकि एक बार इजराइल हमला करेगा उसके बाद हमास दोबारा से अटैक करेगा, तो इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं है, ना ही जंग पर कोई विराम लग रहा है, लोग अलग परेशान हो रहे हैं और जैसे कि जो बंधक है उनके लिए भी अब कहीं ना कहीं मुसीबतें बढ़ती जा रही है, उनकी भी जान अब खतरे में है। बिल्कुल मैम, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए मैम, एक्चुअली ये है कि ये जो पैलेस्टीनियन इशू है ये कोई नया नहीं है, ये इसी हमले या 7 अक्टूबर से स्टार्ट नहीं है, बल्कि 1948 से, जब से बिल्कुल एक गैर कानूनी तरीके से, अनलॉफुल तरीके से जो इसराइली रिफ्यूजीज थे, जो ज्यूइश रिफ्यूजीज थे, उनको वहां पे जो है रखा, उन्होंने पनाह दी और उन्होंने ही वही पूरी तरह से उन्होंने कंट्री पे कब्जा कर लिया और पूरी तरह से वो एक परसिक्यूशन कर रहे। तो ये मैम एक्चुअली 75 इयर्स का परसिक्यूशन है, जिसके नतीजे में हमास और जो बाकी दूसरी जितनी भी वहां पर इस तरह की मूवमेंट्स हैं वो सब एक्चुअली रेजिस्टेंस। तो मैम जब तक इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, जब तक ये इसी तरह से हिंसा भी होती रहेगी, क्योंकि आप देखिए जब भी हम ये कह सकते हैं कि पैलेस्टाइन इट इज अ कॉलोनी ऑफ इसराइल, इसराइल उसे कॉलोनी की तरह देख रहा है और उसको परसिक्यूट कर रहा है, उसको बिल्कुल वाइप आउट करना चाह रहा है, और जो जिसे हम कहते हैं क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, हॉलोकॉस्ट, जेनोसाइड, पोग्रम ऑफ द इनोसेंट, और इसमें सारे सिर्फ मुस्लिम है बल्कि वहां पे रहने वाले क्रिश्चियंस भी हैं, क्योंकि जो ये इसको बहुत ही होली लैंड माना जाता है, बिकॉज ये ईसा अलैहिस्सलाम का, जीसस क्राइस्ट का बर्थ प्लेस है। तो उसने चर्च पे भी हमले किए, गजा में भी और वेस्ट बैंक में भी चर्च पे भी हमले किए हैं और क्रिश्चियंस पे भी हमले किए हैं। तो वो एक पूरी तरह से एक रेसिस्ट एक रजीम और फाशिस्ट बन चुकी है, और मैम इसका एक इलाज होना बहुत जरूरी है, इसका एक सॉल्यूशन बहुत जरूरी है, और जब तक ये सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, और इस जो पैलेस्टीनियंस में ये गुस्सा है मैम, ये बिल्कुल उसी तरह से जैसे ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन के दौर में हमारे यहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज बनाई थी, भगत सिंह जी भी उसी रास्ते पे चले, हमारे शहीद भगत सिंह। तो ये हमेशा मैम एक इंसानी नेचर है कि जब जुल्म होता है, जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, तो जुल्म जब होगा तो हमेशा उसके खिलाफ एक रेजिस्टेंस होगा। तो ये हमास हो, ये इस तरह के दूसरे ग्रुप्स हो, ये एक रेजिस्टेंस फोर्सेज हैं, और इनका जो रिटेलिएशन है वो एक जालिम के खिलाफ एक आवाज है। अबरार जी, तो अभी जो प्रेजेंट सिनेरियो है इसमें आप कैसे देखते हैं सिचुएशन को, क्योंकि जिस तरह से इजराइल कहीं ना कहीं फलस्तीन को अपनी कॉलोनी बना रहा है और जो हमला किया गया उसे अनैतिक माना जा रहा है, क्योंकि हमास का जो अटैक था वो कहीं ना कहीं आतंकवादी अटैक के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन अभी किस तरह से इस समस्या का सॉल्यूशन निकल सकता है, क्योंकि हम देख रहे हैं जितने मजबूत देश हैं वो इजराइल के साथ हैं, यानी जो फिलिस्तीन है वो कहीं ना कहीं अलग पड़ा हुआ है। तो ऐसे में अब क्या बीच का रास्ता निकलेगा, क्या फिलिस्तीन कभी आजाद हो पाएगा, जो सपना फिलिस्तीन संजोए हुए है, और जिस तरह से ये आतंकी संगठन बढ़ते जा रहे हैं, क्या ये एकमात्र रास्ता है या कोई और ऑप्शंस हैं? देखिए, कुछ वक्त पहले एक अकॉर्ड हुआ था, ओस्लो जो अकॉर्ड एग्रीमेंट हुआ था, उसके हिसाब से दो स्टेट की बात हुई थी कि एक इजरायली स्टेट होगी, एक पैलेस्टीनियन स्टेट होगी। लेकिन सही मानों में दिल से इजराइल ने कभी उस चीज को, इस एग्रीमेंट को
कबूल नहीं किया, जिसके नतीजे में आज जो फ़लस्तीनियन अथॉरिटी है वो बहुत ही इज़राइल के एक तरह से ताबे होके या उसके सब सर्विएंट होके वो एक रह रहे हैं। उनके हालात जैसे कुछ हैं सबको मालूम है किस तरह से। और उन इलाकों में जो फ़लस्तीनियन का इलाका है वहाँ भी बुलडोज़र चला के जिनके मकानात हैं उनको मकानात ढाए जा रहे हैं और वहाँ नई-नई कॉलोनियाँ बन रही हैं। जब ये नाइंसाफ़ी होगी तो उसका रिएक्शन होना ज़रूरी है। इस बात को समझने के लिए जो एक अभी फ्लेयर अप हुआ है उसको समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। अमेरिका जो है यूएई पे और सऊदी अरबिया पे अब्राहम अकॉर्ड फॉर पीस के नाम से एक अकॉर्ड कर रहा था, जिसमें वो चाह रहा था कि सब पूरा मिडिल ईस्ट जो है वो इज़राइल वहाँ का जो पुलिसमैन बन जाए और पूरा इलाका जो है इज़राइल के प्रोटेक्शन में आ जाए। और उसके बाद फिर निशाना ये बनाते ईरान को। तो ईरान ने भी इसको प्री एम्प्ट करने के लिए हमास को, हिजबुल्लाह को और सीरिया में ऐसी सूरत हाल पैदा की है कि दोबारा से फ़लस्तीनियन इशू हाईलाइट हो। अब जो सूरत हाल हुई है तो एक बार दुनिया के सामने फ़लस्तीनियन इशू हाईलाइट हुआ है। तो इसमें ईरान का बहुत बड़ा स्टेक है, इसलिए कि जैसे ही अमेरिका, सऊदी अरब और इमारात और फ़लस्तीन इशू से फारिग होंगे, वो ईरान को निशाना बनाएंगे, उनका जो न्यूक्लियर जो भी प्लान है, प्रोजेक्ट है, उसको निशाना बनाएंगे। तो ये दुनिया में जो इस तरह की सूरत हाल है उसमें हर कोई अपनी स्पेस को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। तो ये जहाँ भी इंसाफ की बात नहीं होगी तो इस तरह की पॉलिटिक्स और इस तरह की जो साजिशें हैं होती रहेंगी। तो बज़ाहिर ऐसा कुछ नहीं नज़र आता, लेकिन जैसे कि आपने कहा है कि इंसाफ की बात यही हो सकती है कि जी। फ़लस्तीनियन और इज़राइली टू स्टेट मिडिल ईस्ट में उसको माना जाए सही तरीके से और मुनसफ़ाना तरीके से उसको नाफ़िज़ करने की कोशिश की जाए, तो अमन के लिए रास्ता खुला हुआ नज़र जी आता है। औसाफ जी, लेकिन इतना आसान होगा क्या? क्या हम ये समझ सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो इजराइल है उसने अपने आप को काफी मजबूत बना लिया है। पैलेस्टीन की अगर हम बात करते हैं तो वो शायद टेक्निकली, टेक्नोलॉजी वाइज इतने स्ट्रांग नहीं हो पाए हैं जितना कि इजराइल है। उसने अपना एक नाम बना लिया, उसने अपनी मजबूती कर ली है। कहीं फिलिस्तीन देर तो नहीं कर गया है, कहीं वो देरी से तो नहीं रिएक्ट कर रहा है। अगर समय रहते उसने भी अपने आप को मजबूत बनाया होता तो शायद ये मुकाबला बराबरी का होता। लेकिन इजराइल इस वक्त कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी वाइज काफी ज्यादा स्ट्रांग है। क्या मानते हैं? गीतू जी, आपका बहुत ही वैलिड, बहुत ही पर्टिनेंट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और मैं ये मानता हूँ कि इसमें भी एक वेस्ट की बहुत बड़ी चाल थी, क्योंकि पैलेस्टीन 48 से पहले एक ब्रिटिश कॉलोनी की तरह था। तो उन्होंने जब उसको एक बारफोर्ड एग्रीमेंट हुआ और उसके नतीजे में इन्होंने एक जितने भी वहाँ के रिफ्यूजीज थे, जर्मन और दूसरी पूरी दुनिया भर के जूस को वहाँ पे बसाया। उसके बाद मैम अमेरिका ने और वेस्ट ने और यूरोप ने और ब्रिटेन ने पूरी तरह से इसराइल को सपोर्ट किया, उसको उसकी इकोनॉमी को, उसकी मिलिट्री को, उसकी एयरफोर्स को। और मैम इन्होंने कभी पैलेस्टीन में अथॉरिटी को होने नहीं दिया। उनको सिर्फ उन पे जुल्म किए, उनका जेनोसाइड किया, उनको माइग्रेट कर, उनको कैंप्स में पहुंचाया। ना उनकी कोई मजबूत गवर्नमेंट बनने दी, ना उनकी कोई मजबूत पुलिस है। और फिलिस्तीन की आपने बिल्कुल सही बात की, टेक्नोलॉजी तो दूर की बात है, फिलिस्तीन की कोई आर्मी भी नहीं है। तो विदाउट आर्मी कोई देश चल ही नहीं सकता। अगर फिलिस्तीन की आर्मी होती तो कभी ये नौबत आती नहीं, चाहे वो कमजोरी होती, लेकिन कोई उनकी आर्मी है ही नहीं। फिलिस्तीन एक ऐसा देश है, आर्मी जैसे ना उनकी कुछ है, ना आर्मी है, ना उनकी कोई नेवी है। और ये जो जितने भी ये फ्रीडम स्ट्रगल वाले फ्रीडम फाइटर्स हैं, ये जो ग्रुप्स हैं फॉर द रेजिस्टेंस, ये हम ये कह सकते हैं वहां की आर्मी है। और यही एक इंडिविजुअल लोगों ने किया है। तो ये एक वेस्ट की एक बहुत बड़ी चाल थी कि ये चाहते नहीं थे कि मिडिल ईस्ट में पीस और मिडिल ईस्ट हमेशा हमारा एक वर्चस्व वहां पे बना रहे, हमारा हेजीमनी हमारी बनी रहे। तो इन्होंने इसराइल नाम का खंजर वहां पर घोंपा और उसे बहुत मजबूत कर दिया। आप देखें इस हालात में भी, जबकि वो पूरी इंसानियत के खिलाफ क्राइम कर रहा है और हॉस्पिटल्स पे बम बरसा रहा है, जिसको एक बड़े से बड़ा क्रिमिनल भी अगर उसके दिल में एक मानवता का 1% भी मानवता है तो उसको वो कबूल नहीं कर सकता। ऐसे हालात में भी देखिए आप, अमेरिका मिलिट्री की को भी सपोर्ट कर रहा है और अपने फौजी भी भेजने की बात कर रहा है। तो मैम इन्होंने कभी पैलेस्टीन की सेल्फ डिफेंस फोर्सेस को बनने ही नहीं दिया। ये इसमें इनका एक बहुत बड़ा वेस्ट का, अमेरिका, ब्रिटेन और इंपीरियलिस्ट और कॉलोनाइजर्स का इसमें एक बहुत बड़ा रोल है। और एक पॉइंट और मैं कहना चाहता हूँ कि इसराइल क्योंकि एक फाशिस्ट
और एक पूरा रेसिस्ट कंट्री है जिसकी आइडियोलॉजी इसराइल एक्चुअली मैम की पूरी तरह ज़ायोनिस्ट के कंट्रोल में, और इनका जो सपना है, इनका जो ख्वाब है वो है ग्रेटर इसराइल बनाना। तो ग्रेटर इसराइल में जो चारों तरफ की नेबरिंग स्टेट्स हैं और जो इराक यानी दजला नील तक, यानी कि जिसमें इजिप्ट भी आ जाएगा और इसमें मदीने का और हिजाज और सऊदी अरब का इलाका भी आएगा, तो ये चाहते हैं कि इनका जो ग्रेटर है उसमें सारी चीजें आए। इसीलिए मैम ये इन्होंने काफी खुद को मजबूत बनाया है। और पहले फिलिस्तीन के तो इसके सामने कुछ है ही नहीं, वो कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता, ना मिलिट्री है ना कुछ है उनके पास। जी अबरार जी, फिलहाल जो मौजूदा हालात हैं उसके लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? देखिए, आने वाले वक्त में दिन ब दिन इजराइल के जो सुप्रीमेसी थी मिलिट्री और टेक्नोलॉजी की, वो आहिस्ता आहिस्ता अब कमज़ोर हो गई है। और इजराइल की जो आबादी है, फौज भी है, वो कमज़ोर है, वो पहले जैसी बात नहीं थी। वरना ये जो 7 अक्टूबर को जो इवेंट हुआ था हमास की तरफ से, वो कामयाब नहीं होता। तो कहीं न कहीं खुद बहुत से एक्सपर्ट्स हैं, ज्यूज़ हैं, उन्होंने ये कहा है कि हिस्ट्री में कभी भी कोई भी ज्यूइश स्टेट 80 ईयर्स से ज़्यादा नहीं रही है। अभी 75 साल हो गए हैं इस स्टेट को बने हुए। तो अब हालात ऐसे हो रहे हैं, हालांकि क्योंकि वर्ल्ड ऑर्डर अमेरिका और वेस्ट के हाथ में है, इसलिए उन्होंने मुस्लिम कंट्रीज पे जो रूलर्स बैठा रखे हैं वो अपने हिसाब के बना रखे हैं। लेकिन आने वाले वक्त में जो अवाम उन्नास की ताकत है, आम लोगों की ताकत है, उसके अलावा आज जो सूरत हाल है मिडिल ईस्ट में, इसराइल के आसपास लेबनान में हिजबुल्लाह की या हमास की या इसी तरह और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है या ईरान है और या टर्की है, तो अब वो सूरत हाल ऐसी नहीं है। मुझे तो साफ नजर आ रहा है कि आने वाले चंद दिनों में कोई ऐसा, जैसे 7 अक्टूबर को ऐसा इवेंट हुआ था, अचानक कोई ऐसा इवेंट होगा कि उसके बाद इसराइल एलिमिनेट हो जाएगा और उसका पता भी नहीं रहेगा, और अमेरिका को बेड़ा भेजने में और वहां से आने में और उसको सिचुएशन को संभालने में बहुत टाइम लगेगा। एक दुनिया में एक बड़ा कोई इवेंट होगा, उसके बाद अमेरिकन सुपरमेसी भी खत्म हो जाएगी और चाइना आगे बढ़ने के लिए तैयार है। तो दुनिया का ये हमलों का सिलसिला, ये जंग का सिलसिला अब शायद नहीं थमने वाला है। एक और जंग इसी तरह की हो सकती है, एक और हमला इसी तरह का हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू। और इसी के साथ प्राइम डिबेट में इतना ही, लेकिन जाते जाते आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।